प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। तो हम पिछले वीडियो में पढ़ रहे थे अध्याय फर्स्ट और इकाई सेकंड का प्रथम अध्याय और पार्ट सेकंड। तो हमने संसद के बारे में पढ़ा। 79 में क्या था? संसद का जिक्र था, जिसमें 2 सदन और राष्ट्रपति से मिलकर संसद बनती है। उसके बाद हमने योग्यताएं पढ़ी सांसद बनने की। नहीं, संसद के सदस्य को सांसद कहते हैं, एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। फिर हम लोकसभा का गठन पढ़ रहे थे। लोकसभा का गठन, जो संसद का, इसको निम्न सदन कहते हैं, लोकप्रिय सदन कहते हैं, प्रथम सदन भी कहते हैं। तो लोकप्रिय सदन क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके प्रतिनिधि हैं, लोकसभा के जो प्रतिनिधि वो सीधे जनता के द्वारा चुने जाते हैं, इसलिए इसको लोकप्रिय सदन भी कहा जाता है। तो इसमें हमने क्या पढ़ा? सदस्य संख्या। क्या पढ़ा? सदस्य संख्या। तो इसमें देखो सदस्य संख्या में तो जो इसको हमने पढ़ लिया था कि सदस्य संख्या प्रारंभिक कितनी थी? 500। कितनी थी? 500। फिर 500 के बीच में 520 की गई, इसको बढ़ाकर फिर 525 कर दी गई। फिर 31वें संविधान संशोधन 1974 के द्वारा लोकसभा के सदस्यों की संख्या कितनी की गई? 552 हो सकती है। 552 हो सकती है। आगे देखो, फिर इसके आगे 31वें संविधान संशोधन 1974 द्वारा 552 हो सकती है। अगली लाइन से लिखे, इसमें वर्तमान में लोकसभा के कुल सदस्य संख्या कितनी? 545। अगर लिख लिया तो भी उसको समझ लें। 545 हो सकती है कितनी? 552। 31वें संविधान संशोधन तो 1974 में किया गया, 552 हो सकती है, लेकिन वर्तमान में कितनी है? 545। कितनी है? 545। इनमें से देखो 545 में से 530 जो सदस्य हैं, 530 सदस्य विभिन्न राज्यों से। अब यहाँ 2 चीज़ याद रखनी है आपको। तो एक तो राज्य, जैसे 29 राज्य हैं, और एक संघ शासित बोल दो या केंद्र शासित प्रदेश, एक ही बात है। जैसे 7 है, जैसे दिल्ली है, चंडीगढ़ है, दादरा नगर हवेली है। तो जो 7 केंद्र शासित प्रदेश है अपने, तो राज्य तो कितने? 530 राज्यों से। फिर कितने बच गए? 30 के बाद में 15 बच गए ना। 530 या 45 है तो 15 बच गए। तो 15 में से देखो 13 सदस्य, कितने सदस्य? 13 सदस्य कहाँ से? संघ शासित क्षेत्रों से, राज्यों से, संघ शासित राज्यों से चुनकर जाते हैं। कहाँ? लोकसभा में। कहाँ? लोकसभा में। तो 13 ये हो गए, और 2 सदस्य हैं। अब 13 के बाद में 13, तो इसमें -13 कर दे, कितने बचे? 2। कितने बचे? 2। तो 2 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। तो याद रखना है। तो लोकसभा में राष्ट्रपति कितने सदस्य मनोनीत करता है? तो ये प्रश्न याद रखना है। 2 कौन से? आंग्ल भारतीय समुदाय से। 2 कौन से? आंग्ल भारतीय समुदाय से। पूरा याद रखना है, आंग्ल भारतीय समुदाय से, या इसको एंग्लो इंडियन भी कह सकते हैं। एंग्लो इंडियन समुदाय से भारत का राष्ट्रपति 2 सदस्य मनोनीत करता है। इनका चुनाव नहीं होता। तो लोकसभा में 2 और राज्यसभा में 12 सदस्य। बाद में एक साथ सामने बना लेंगे लास्ट में। तो 30 और ये 13, 43 से तो कितने हो गए? 45। ये वर्तमान की स्थिति है। ये वर्तमान की स्थिति है। और हो कितने सकते हैं? 552 हो सकते हैं। तो इसमें 30 तो ये हो गए, 20 कहाँ से? यहाँ से हो सकते हैं, और 2 कौन से हो गए? ये तो कितने हो गए? 30, 20, 50, और 2 कौन से? मनोनीत। तो इसके भी टुकड़े से कर सकते हैं। 530, फिर कितने बच गए? 52 बच गए। 52 में 2 क्या हो गए?
मनोनीत हो गए। फिर कितने बच गए? 20 बच गए। तो 20 राज्यों से हो सकते हैं, लेकिन है कितने? 13। तो ये कंप्लीट हो गया अपना एक, यहाँ तक कि यहाँ तक लिख लिया। हो सकते हैं 552, फिर है कितने? 545। इनमें से 530 राज्यों से, विभिन्न राज्यों से 29 राज्य, उनमें से 13 सदस्य कहाँ से? जो अपने संघ शासित 7 प्रदेश से उनसे चुन कर आए हैं, और 2 सदस्य राष्ट्रपति ने मनोनीत किया है। तो ये क्या हो गई इसकी सदस्य संख्या। आगे देखो, अगला पढ़ेंगे हम लोकसभा का निर्वाचन। लोकसभा का निर्वाचन। अब जो लोकसभा के जो सदस्य हैं, हमने पहले पढ़ा है कि ये लोकप्रिय सदन है, क्योंकि इसके जो सदस्य हैं वो सीधे जनता के द्वारा चुने जाते हैं। जैसे हमारा सांसद सिक्कर से, सिक्कर लोकसभा क्षेत्र है, तो वहाँ से हम खुद वोटिंग करने जाते हैं, तो वो प्रत्यक्ष वोटिंग हो गई। जैसे भारत का प्रधानमंत्री वो वाराणसी, बनारस से या वडोदरा से वो चुनाव लड़ते हैं, तो उनको डायरेक्ट वोट किया जाता है। फिर वो जीतने के बाद क्या बन गए? सांसद। सांसद बनने के बाद वो बहुमत दल का नेता चुना जाता है, और उसी के बाद वो प्रधानमंत्री, यानी समानों में प्रथम हो गया। यानी चुनाव जीते हुए प्रधानमंत्री थोड़ी बन जाता है, वो सब सांसद कहलाते हैं। फिर सांसद वो अपनी पार्टी है, तो वो अपना एक लीडर चुनते हैं। प्रधानमंत्री के लिए एक चेहरा है कि भाई हमारा प्रधानमंत्री होगा। फिर लोकसभा में उसे बहुमत हासिल करना होता है। तो निर्वाचन देखो, निर्वाचन मतलब चुनाव। तो भारत में जो 18 वर्ष की आयु के प्राप्त जितने भी महिला और पुरुष हैं, यानी वयस्क हैं, और जो जिनका नाम मतदाता सूची में वो क्या है, लोकसभा का सदस्यों का चुनाव कर सकते हैं। तो इसमें लिखिए आप निर्वाचन में एक लाइन छोड़ के दूसरा पॉइंट लिख ले, गठन का लोकसभा का निर्वाचन। इसमें हम 4 पढ़ेंगे। फिर कार्यकाल पढ़ेंगे, कार्यकाल कितना होता है? 5 साल, वो पढ़ेंगे। फिर एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष, तो इसमें 2 पदाधिकारी होते हैं। पहले ये पढ़े हम। लोकसभा के सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से, लोकसभा के सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से, तभी तो इसको क्या कहते हैं? लोकप्रिय सदन। प्रत्यक्ष रूप से व्यस्त मताधिकार के रूप में होता है। प्रत्यक्ष रूप से वयस्क मताधिकार, वयस्क मताधिकार, वयस्क मताधिकार के रूप में होता है। भारत में, अगली लाइन से लिखे शुरू से, भारत में मतदान करने की आयु 18 वर्ष मानी गई है। भारत में मतदान करने की आयु 18 वर्ष मानी गई है। पहले कितनी थी? 21 थी। कितनी थी? 21 थी। बाद में इसको इकट्ठा कर कितना कर दिया? 18 वर्ष कर दिया। अगली लाइन से लिखें, संविधान के अनुच्छेद 326 के अनुसार, शुरू से लिखेंगे फिर इसको लाइन खींच लेंगे। संविधान के अनुच्छेद 326 के अनुसार 18 वर्ष या उससे अधिक उम्र के अनुसार, 18 वर्ष या उससे अधिक उम्र का कोई भी नागरिक, उम्र का कोई भी नागरिक, मतलब चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, तो कोई भी नागरिक जिनका नाम मतदाता सूची में, यानी वोटर लिस्ट में, जिसका नाम मतदाता सूची में दर्ज है, जिसका नाम मतदाता सूची में दर्ज है, वह लोकसभा के सदस्य का निर्वाचन कर सकता है। वह लोकसभा के सदस्य का या सदस्यों का, एक विधानसभा एक तो करेगा ना, सदस्य का निर्वाचन कर सकता है। तो कौन से आर्टिकल में कहा गया है? 326 में। फिर अगली लाइन से लिखेंगे शुरू से, लोकसभा में, अगली लाइन से लिखेंगे शुरू से,
लोकसभा में अनुसूचित जाति, अनुसूचित सु बढ़ाएगा, अनुसूचित जाति मतलब कोष्ठ में लिख लेंगे जिसको हम एससी बोलते हैं, एवं अनुसूचित जनजाति, जनजाति में एसटी शेड्यूल्ड ट्राइब। तो लोकसभा में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए स्थानों के आरक्षण का प्रावधान किया गया है। स्थानों के आरक्षण का प्रावधान किया गया है, मतलब राजनीति में भी उनको आरक्षण दिया गया है। मतलब जो एससी और एसटी कास्ट में आते हैं उनको लोकसभा में जो 545 सीटें हैं, कभी जो मनोनीत नहीं तो 43 हो जाती हैं, मनोनीत को हटा ले तो 543 सीटें, उनमें से जो सीटें वो एससी और एसटी के लिए आरक्षित की गई रिजर्व। मतलब अब रिजर्व का मतलब इसके बारे में पहले ही पढ़ चुके हैं। रिजर्व का मतलब क्या होगा, जैसे मान लो 50 सीट हैं तो इनमें से मान लो 20 को रिजर्व कर दिया, 20 है इनको रिजर्व कर दिया, 2 में बांट दिया, मान लो 20 है, इसमें मान लो 20 में से 9 सीटें मान लो एससी के लिए कर दी और फिर 11 सीटें एसटी के लिए रिजर्व कर दी। उदाहरण बता रहा हूँ आपको। तो 30 जो 20 हो गई रिजर्व, तो 30 तो कौन सी हो गई, सामान्य सीट। इसको तो क्या बोलेंगे, सामान्य सीट। मतलब इस पर तो कोई भी चुनाव लड़ सकता है, चाहे वो एससी का हो चाहे एसटी का हो, ये भी लड़ सकते हैं इन पर 30 में तो, ठीक है। लेकिन 20 सीटें मतलब स्थान, जैसे अपना लोकसभा, राजस्थान में लोकसभा की कितनी सीटें हैं, 25। तो पूरे राजस्थान में जिले 33, लेकिन उसको दो छोटे उनको मिलाकर 2 किसी 3 को मिलाकर 25 कर दिया। तो 25 जो क्षेत्र है उसको सीट बोलते हैं जहाँ से चुनाव लड़ा जाता है। जैसे सीकर में एक ही है लोकसभा क्षेत्र, सीकर है अपना, तो सीकर 1 हो गया, जैसे नागौर हो गया 2, बाड़मेर हो गया 3, ऐसे। तो सामान्य में कोई भी चुनाव लड़ सकते हैं। अब इनमें भाई लोकसभा में भी जो एससी एसटी के लोग हैं जो शोषण के शिकार रहे हैं, उनको समाज की मुख्य धारा में लाने के लिए वो अपनी समस्याएं लोकसभा में रखें, बताएं। तो कब बताएंगे तब उनका प्रतिनिधित्व। तो अभी सामान्य में तो वो जीत भी सकते हैं, नहीं भी जीत सकते हैं, जैसे इसलिए उसकी सीटें रिजर्व कर दी गई। जैसे मान लो उदाहरण के लिए 20 सीटें हो गई, 11 9 20, 9 एससी का और 11 सीटें मान लो एसटी की रिजर्व हो गई, उदाहरण बता रहा हूँ मैं। तो जो भी 9 जगह हैं, 9 सीटें मान लो कोई भी, जैसे मान लो सीकर है, जयपुर ग्रामीण है, या धौलपुर है, भरतपुर की सीट है, कोई भी मान लो ऐसी 9 जगह पूरे राजस्थान में रिजर्व कर दी। तो ऐसे पूरे भारत में ही है वो। जब मैं तो राजस्थान में उदाहरण दे रहा हूँ, इसे पंजाब में भी है, हरियाणा में भी है। तो कुल सीटों में कुछ सीटें रिजर्व कर दी जाती है। अब रिजर्व का मतलब मान लो एससी के लिए 9 सीट हैं, तो वो 9 जगह ऐसी, जैसे मान लो सीकर एक लोकसभा क्षेत्र है, उसमें मान लो सीकर को भी रिजर्व कर दिया एससी के लिए। तो वहाँ सीकर से जो कैंडिडेट चुनाव लड़ने वाले हैं, जिसको हम उम्मीदवार भी कहते हैं, वो कौन सी कास्ट से होंगे, जो एससी में आते हैं, शेड्यूल कास्ट में आते हैं। तो उनमें ओबीसी का, जनरल का व्यक्ति या एसटी का चुनाव नहीं लड़ सकता। अब कितने भी लड़े, चाहे निर्दलीय लड़े, चाहे किसी पार्टी के चुनाव चिन्ह पर लड़े, लेकिन उसकी कास्ट क्या होनी चाहिए, वो एससी में आना चाहिए। एससी में है तो जीतेगा कौन, एससी का कैंडिडेट ही। तो नो पर फिक्स हो गया कि वो लोकसभा में जीत कर जाएंगे ही, उनको कोई हटाने वाला नहीं है। ऐसे मान लो 11 एसटी की रिजर्व है, तो 11 सीटें एसटी को दी जाएगी। तो 11 तो वो है ही, तो 11 इस पर फिर एससी का भी नहीं लड़ सकता। एसटी के रिजर्व है, तो एसटी कैटेगरी में कौन कौन सी जातें आती है, कास्ट आती है, वही 11 चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे वो 11 ही, क्योंकि दूसरी जाति उनमें इन्वॉल्व नहीं हो सकती, यानी शामिल नहीं हो सकती। तो ये हो गया। फिर बच गई 30 सामान्य, तो इस पर कोई भी लड़ सकता है, इस पर ये भी लड़ सकते हैं दोनों। तो ये तो फिक्स हो गया, बाकी ये भी लड़ सकते हैं। रिजर्व का मतलब ये है। तो ये लिख दिया हमने 326 के अनुसार
स्थानों का आरक्षण किया गया है। अगली लाइन में लिखें वर्तमान में, शुरू से लिखेंगे वर्तमान में नहीं प्रेजेंट में, वर्तमान में अनुसूचित जाति के लिए, अनुसूचित जाति के लिए 84 एवं जनजाति के लिए 47, अनुसूचित जनजाति के लिए 47 सीटें, 47 सीटें इसको स्थान भी बोल देते हैं कई बार, एक ही बात है ना। 47 सीटें रिजर्व की गई है। रिजर्व मतलब वही आरक्षित, रिजर्व या आरक्षित कैसे भी लिख सकते हैं, आरक्षित की गई है। तो इसमें 84 सीटें अनुसूचित जाति के लिए और जनजाति के लिए कितनी, 47 SC के लिए और ये ST के लिए, समझ गए। तो ये रिजर्व हैं 84 और 47, टोटल कितनी हो गई 131 सीटें, 131 सीटें रिजर्व हो गई। कितने में से, जैसे 543 मान लेते हैं हम, क्योंकि 2 तो कौन सी हो गई आंग्ल भारतीय समुदाय से, वो तो मनोनीत हो गई है ना। जैसे 543 सीटें, उनमें से एक पूरे भारत से, अब राजस्थान की नहीं बता रहा मैं, हर राज्य में अलग अलग रिजर्व है, राजस्थान में, पंजाब, ऐसे हो सकता तो कोई राज्य में ना हो वो अलग है, लेकिन ज़्यादा हर राज्य में रिजर्व तो पूरे भारत की है। तो पूरे भारत में 84 SC के लिए और 47 ST के लिए, टोटल 131, 543 में से 131 वो क्या करेंगे, इन 2 कास्टों से जीतकर लोकसभा में जाएंगे, ऐसी व्यवस्था की गई। बाकी वो बची, इनमें बाकी निकाल देंगे। जो शेष बच गई वो कौन सी सीटें हो गई, सामान्य, उस पर किसी भी वर्ग का व्यक्ति चुनाव लड़े, ये भी लड़ सकते हैं दोनों, OBC SC ST यही तो है। टोटल मतलब सामान्य में सब आ गए, कहने का मतलब सामान्य में सब आ गए, कोई भी किसी भी कास्ट का व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है, ये भी लड़ सकते हैं SC और ST वाले भी, ये इन पे तो लड़ेंगे, रिजर्व है। बाकी इस वर्ग के लोग इनमें भी चुनाव लड़ेंगे और इनमें भी वो जीत के जाते हैं, लेकिन ये इनमें जीते ये गारंटी नहीं है, क्योंकि इनमें सभी ये मान लो सामान्य, जैसे उदाहरण के लिए मान लो सीकर लोकसभा सीट मान लो सामान्य है, तो उस पर सामान्य में कोई जनरल का, OBC का, SC का, ST का सभी के चुनाव लड़ सकते हैं। तो आपको पता है भी कोई भी जीत सकता है, तो इस पर कोई गारंटी नहीं है कि भाई वो जनरल कास्ट का जीते या SC का, कोई भी जीत सकता है। लेकिन इनमें तो क्या है, शर्त ये आरक्षित है, मतलब जो 84 है वो SC के कास्ट के होंगे, तो उन पर दूसरा खड़ा ही नहीं होगा, तो जीतेगा कैसे, समझ रहे हो ना। इसका मतलब ये है 47 में केवल ST की वर्ग के लोग ही चुनाव लड़ेंगे, तो वो तो फिक्स हो गए, 47 तो जीतेंगे ही जीतेंगे, बाकी सामान्य में जीत गए वो प्लस हो गया। तो ये अपना ये निर्वाचन कंप्लीट हो गया। तो याद रखेंगे आप इनको, यहाँ छोटे प्रश्न बनते, जैसे 326 के अनुसार हमने पढ़ा लोकसभा में सीटों का आरक्षण किया गया है 84 और 47, ऐसे याद रख लेंगे। SC पहले बोलते हैं, ST SC ST यानी अनुसूचित जाति और जनजाति बाद में लिखते हैं हम, तो 84 47 ऐसे याद रख लेंगे। फिर तीसरा पॉइंट डालिए, एक लाइन छोड़ के, लोकसभा का कार्यकाल, लोकसभा का कार्यकाल यानी समय अवधि। तो पहले इसके बारे में पढ़ लें हम थोड़ा सा। लोकसभा का कार्यकाल वैसे सामान्य तो कितना है, 5 वर्ष। कितना है, 5 वर्ष। कब से, जब प्रथम बैठक होती है, लोकसभा का चुनाव हो गया तो प्रथम बैठक होती है, उस बैठक से लेकर अगले 5 साल तक लोकसभा का कार्यकाल निश्चित किया गया है। लेकिन आपको पता है, एक लाइन ये भी इसमें जोड़नी है हमें कि लोकसभा कौन सा सदन है, अस्थायी, ये याद रखना है, अस्थायी सदन है, मतलब इसे समय से पूर्व भंग भी किया जा सकता है। राज्यसभा तो कैसे है, स्थायी सदन है, तो याद रखना है। निम्न में से
अस्थायी सदन कौन सा है? लोकसभा। राज्य 2 ऑप्शन आ गए और ऑप्शन दे दिया तो लोकसभा। अस्थायी है, स्थायी नहीं है, परमानेंट नहीं है, यानी 5 साल से पहले भी हट सकता है। जैसे भारत का कोई प्रधानमंत्री बन गया तो ये गारंटी नहीं है कि वो 5 साल ही भारत का प्रधानमंत्री है, वो अगले दिन भी हट सकते हैं, 10 दिन बाद भी हट सकता है, 1 महीने बाद भी हट सकते हैं, 1 साल बाद भी हट सकता है। क्यों? जब तक उसे लोकसभा में विश्वास मत प्राप्त है, उनके पास संख्या पर्याप्त है, तब तक वो प्रधानमंत्री रह सकता है, चाहे वो अकेले दम पर आए, मतलब एक पार्टी के दम पर है, या जिसको हम गठबंधन सरकार कहते हैं। गठबंधन सरकार कौन सी होती है? जब चुनाव में किसी एक दल को स्पष्ट बहुमत न मिले तो 2 या 2 से अधिक कितने भी हो सकते हैं, 10, 20, 15, 25 पार्टियां आपस में मिलकर क्या बने, गठबंधन सरकार बना ले और एक को प्रधानमंत्री बना दिया अपने समर्थन से। तो जब तक वो सभी पार्टियां मिलकर वो नंबरिंग है उनकी बहुमत का मतलब आधे से एक अधिक। उदाहरण के लिए मान लो, जैसे मान लो अपने राजस्थान का उदाहरण ले लेते हैं, भारत के संदर्भ में ले, मान लो 200 सीटें हैं कुल, ये 543 है वैसे, तो 200 में से आधे कितने हो गए? 100 हो गए। तो इसमें एक जोड़ते 101 हो जाएगा, तो इसको बोलते हैं बहुमत। क्या बोलते हैं? बहुमत। और बहुमत होते ही क्या बन जाता है? सरकार बन जाती है। समझ गए? तो बहुमत कौन सा? आधे से एक अधिक होते ही बहुमत हो जाता है। तो जैसे मान लो हमने 543 सीटें हैं, तो इसमें 2 का भाग देके देख लेंगे, तो वो फिर उसमें आधा हो गया तो उसमें 1 जोड़ देंगे, वो क्या हो जाएगा? +1 करते ही बहुमत आ जाएगा। तो ये सीटें होनी चाहिए, ये नंबरिंग होनी चाहिए। समझ गए ना? आधे से एक अधिक होना ही चाहिए। तो वो या तो एक पार्टी का खुद का हो, अगर एक पार्टी का खुद का ना आए तो 3-4 अलग अलग दल की सरकार, जैसे कांग्रेस है, इसमें 2 पार्टियां हमारे यहाँ आगे हम पढ़ेंगे, ये NDA और UPA। NDA तो है बीजेपी का और UPA है कांग्रेस का। तो इसमें अलग अलग घटक दल होते हैं, जैसे बीजेपी पहले इसमें शिवसेना आती है, बट गई। तो भारत में जितनी पार्टियां ना, उसकी एक तरफ से उसका एक ग्रुप है, कहने का मतलब NDA, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक दल, संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन। अलायंस का मतलब क्या होता है? गठबंधन। तो ये कांग्रेस का हो गया। तो जब मान लो कांग्रेस को बहुमत नहीं मिला तो वो क्या करेगी? इस पार्टी UPA में शामिल जितने भी दल हैं, वो 5-4 दल जितने भी हैं, वो आपस में मिलकर सरकार बना लेंगे। जैसे भारत में अभी बीजेपी की सरकार है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री हैं, मोदी जी। तो देखो वो NDA में है, लेकिन उनको स्पष्ट बहुमत मिल गया अब की बार, 303 के लगभग सीटें, 303 सीटें हैं, 300 के पार है। तो उनमें से खुद को मिल गई, लेकिन फिर भी उनके जो दल हैं NDA, उनको भी उन्होंने मंत्री बनाए। क्यों बनाए? वो चाहते तो अकेले भी बन सकते थे, उनको शामिल नहीं करना पड़ता है। क्यों? मान लो अब की बार तो बहुमत मिल गया, लेकिन अगली बार 5 साल बाद में चुनाव हो जाए, क्योंकि अब की बार तो स्पष्ट बहुमत है, तो 5 साल सरकार चला सकते हैं। मान लो बाद में चुनाव लड़े और बीजेपी की सीटें कम हो जाएं, आधे से अधिक सीटें नहीं आए, तो फिर क्या करेगा? तो NDA में जो दल शामिल हैं, 2, 4, 5 जितने भी, उनको वो जोड़ के संख्या पूरी कर लेंगे। समझ रहे हो ना? तो आज तो है, तब वो मान लो उसको नज़रअंदाज कर दिया, तो वो उससे नाराज होकर इसमें भी आ सकते हैं या अलग से चुनाव लड़ सकते हैं, तो आने वाले समय में संकट हो सकता है ना। वैसे बीजेपी का तो कौन सा है? NDA, और कांग्रेस का UPA। तो इसमें दलों का समूह है। क्या है? दलों का समूह है। तो कार्यकाल में लिखिए आप, संविधान के अनुच्छेद 83 के अनुसार, संविधान के अनुच्छेद 83 के अनुसार, इसमें कार्यकाल पढ़े हमें, तो अनुच्छेद के नीचे लाइन खींच लेंगे। अनुच्छेद 83 है ना, 83 के अनुसार लोकसभा का कार्यकाल अपनी प्रथम बैठक से, जैसे मैंने पूर्व में लिखा था, अपनी प्रथम बैठक से, यानी पहली जो बैठक होती है ना, मीटिंग, अधिवेशन, तो पहली बैठक से 5 वर्ष है। कितने वर्ष है? 5 वर्ष है। पहली बैठक से 5 वर्ष है, लेकिन
यहाँ ध्यान रखेंगे, अब लाइन खींचेंगे। 5 वर्ष तो है लेकिन ये गारंटी नहीं है 5 वर्ष ही हो। क्यों? क्योंकि लोकसभा कैसा है? अस्थायी सदन। लेकिन प्रधानमंत्री के परामर्श पर राष्ट्रपति लोकसभा को 5 वर्ष से पूर्व भी या पहले भी भंग कर सकता है। पूर्व भी भंग कर सकता है। कोष्टक में लिख ले अनुच्छेद 85 के अनुसार ये कंप्लीट कर देंगे ना यहाँ। तो 83 में तो क्या था? लोकसभा का कार्यकाल है वो प्रथम बैठक से 5 वर्ष होगा। ये अपने संविधान में लिखा है अनुच्छेद 83 में, तो याद रखना है। ये कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष। सामान्य 5 वर्ष है। प्रथम बैठक से मीटिंग चुनाव के रिजल्ट आने से नहीं, जैसे आज रिजल्ट आ गया आज की तारीख में, तो वो नहीं। जिस दिन वो प्रथम बैठक होगी उस दिन से अगले 5 साल तक कार्यकाल होता है 83 में। फिर 85 याद रखेंगे। लेकिन इस 85 को पहले भी लिख सकते हैं आप। अनुच्छेद 85 के अनुसार भारत के प्रधानमंत्री के परामर्श पर राष्ट्रपति क्या कर सकता है? लोकसभा को समय से पहले भी भंग कर सकता है। ये किसमें कहा गया है? 85 में। भंग क्यों करेंगे? क्योंकि ये कौन सा सदन है? अस्थायी। बार बार बता रहा हूँ आपको, ये अस्थायी सदन है। लोकसभा संसद का अस्थायी सदन है, परमानेंट नहीं है। जब तक लोकसभा में संख्या बल है तब तक, या विश्वास मत है तब तक ही वो प्रधानमंत्री पद पर रह सकता है। लेकिन जैसे ही संख्या बल कम हो गया तो भारत का राष्ट्रपति क्या कर सकता है? संसद को या लोकसभा को भंग कर सकता है। फिर दोबारा चुनाव होगा। अब देखो अगली लाइन से लिखे हैं, आपात स्थिति में, आपातकालीन पढ़े थे हमने 352 56 60। तो आपात स्थिति में राष्ट्रपति लोकसभा की अवधि को अवधि यानी समय, राष्ट्रपति लोकसभा की अवधि को एक बार में याद रखेंगे, या लाइन खींचेंगे, एक बार में 1 वर्ष, यहाँ भी लाइन खींचेंगे, एक बार में 1 वर्ष तक बढ़ा सकता है। एक बार में 1 वर्ष तक बढ़ा सकता है। मतलब 5 वर्ष हैं, लेकिन मान लो इमरजेंसी लग गई तो इसको, तो भारत का राष्ट्रपति है, हमने पढ़ा 352 56 60 पढ़ा था ना, तो प्रधानमंत्री और वो उसकी जो मंत्रिपरिषद होती है उसकी सहमति से ही करता है घोषणा। तो क्योंकि ये तो नाम मात्र का होता है राष्ट्रपति, तो लेकिन नाम तो उसी का आएगा ना। तो भारत के राष्ट्रपति क्या कर सकता है? एक बार में 1 वर्ष तक लोकसभा के कार्यकाल को बढ़ा सकता है। लोकसभा के कार्यकाल को बढ़ा सकता है कितने वर्ष के लिए? 1 वर्ष के लिए। हालांकि उनको परामर्श लेना पड़ता है, किससे? मंत्रिमंडल से। राष्ट्र प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिमंडल से उसको परामर्श लेना पड़ता है। तो उसके कहने पर ही करेगा, लेकिन इसकी घोषणा कौन करता है? आपातकाल की राष्ट्रपति। शपथ भी जैसे राष्ट्रपति दिलाता है तो उसको उठाए भी कौन? राष्ट्रपति। अब देखो, तो ये तो लोकसभा कार्यकाल के बारे में बातें हो गई। अब भारत के प्रथम लोकसभा का गठन कब हुआ? ये प्रश्न पूछ लेते हैं कि भारत में पहली बार लोकसभा कब बनी, का गठन कब हुआ? तो अप्रैल 1952 में पहली बार जो आम चुनाव हुए थे, तो प्रथम लोकसभा का गठन 1952 में हुआ था। ये हमें याद रखना है। इसके अलावा जो लोकसभा का जैसे क्लास में मॉनिटर होता है, उसी प्रकार उस सदन में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए एक अध्यक्ष होता है। क्या होता है? अध्यक्ष होता है। जैसे वर्तमान में अपने राजस्थान से
श्री ओम बिरला जो कोटा से सांसद है। तो सबसे पहले कौन थे, तो फिर इसके बारे में लिख लें। सबसे पहले कौन थे लोकसभा के अध्यक्ष, जीवी मावलंकर, जीवी मावलंकर। इसका पूरा नाम क्या है, पूरा भी लिखेंगे हम, गणेश वासुदेव दये वासुदेव मावलंकर। आगे लिख लेना आप कोष्टक में, शॉर्ट में इसको, जीवी मावलंकर। यानी ये 1900 इनका कार्यकाल कितना 1952 था ना, ये 1952 से लेकर 1956 तक की था। वैसे तो कितना 57 होना चाहिए ना, लेकिन पहले भी हो सकते हैं, तो 1956 तक। अभी बाद में लिखेंगे, आप लिखिए अब। भारत में पहली लोकसभा का गठन है, भारत में पहली लोकसभा का गठन है, पहली यानी प्रथम, पहली का मतलब प्रथम, तो पहली के नीचे लाइन खींच लेंगे, गठन अप्रैल 1952 में। तो इसके नीचे लाइन खींचेंगे, ये प्रश्न पूछा जा सकता है छोटे प्रश्न में। तो हम थ्योरी पढ़ रहे हैं तो उसमें से तो प्रश्न बनते हैं कि भारत में प्रथम लोकसभा गठन कब किया गया, अप्रैल 1952 में। तो प्रथम लोकसभा का गठन अप्रैल 1952 में हुआ था, 1952 में हुआ था। और ये हम पदाधिकारी पढ़ेंगे तब लिख लेंगे ना, ये जीवी मावलंकर। ये तो हम क्या अपने कार्यकाल पढ़ रहे हैं ना, पदाधिकारी आएगा तब ये पढ़ लेंगे हम। फिर अगली लाइन में लिखिए, वर्तमान में 17वीं लोकसभा कार्यरत है, वर्तमान में 17वीं, वर्तमान के नीचे लाइन खींचेंगे यानी प्रेजेंट में 17वीं लोकसभा कार्यरत है, यानी कार्य कर रही है, जो मई, जिसका गठन, ऐसा लिखे, जिसका गठन कार्यरत है, जिसका गठन मई 2019 में हुआ था, जिसका गठन मई 2019 में हुआ था। अब देखो, जब कुछ रह ये हमने पढ़ लिया, कार्यकाल में भी 5 वर्ष होता है, लेकिन समय से पहले बैठाया जा सकता है क्योंकि ये अस्थायी सदन है। पहली बैठक याद रखेंगे। फिर भारत में पहली बार आम चुनाव 1952 में हुए थे, तो पहला गठन कब हुआ लोकसभा का, अप्रैल 1952 में। आपको अच्छी तरह से याद रखना है। तो वर्तमान में कौन सी लोकसभा चल रही है, पिछले साल हमने पढ़ा, तो उससे पहले 2014 में तो कौन सी थी, 16वीं थी। अब 19 में दोबारा चुनाव हो गए, तो अब कौन सी हो गई, 17वीं। तो वर्तमान का लिखा है, तो वर्तमान में 17वीं लोकसभा का चल रही है, ये कार्यरत है, कार्य कर रही है, और मई 2019 से। अब देखो इसमें आप याद रखें, कैसे याद रखें, भूल भी जाएं कि वर्तमान में 17 है 16 है, तो आप याद रखेंगे 2004 से याद रख लें। 4 में जो लोकसभा के चुनाव हुए थे, 4 में लोकसभा के चुनाव हुए थे, उस समय भारत में डॉक्टर मनमोहन सिंह भारत के प्रधानमंत्री बने, मनमोहन सिंह बने थे ना, डॉक्टर मनमोहन सिंह भारत के प्रधानमंत्री बने। तो 4 से याद रख लेंगे। 4 में कौन सी 14वीं लोकसभा के चुनाव हुए, 4 में 14वीं लोकसभा के चुनाव हुए। फिर 4 के बाद 5 जोड़ देंगे, भंग हो सकती लेकिन हुई नहीं, पूरे 5 साल चली, तो 5 और 4 9। फिर 9 में चुनाव हुए, तो 14 के बाद में 15। फिर डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बन गए। फिर 9 और 5 14, 2014 आ गई ना। फिर 14 में भारत के प्रधानमंत्री कौन बने, नरेंद्र मोदी। तो ये 14, ये 15 और ये 16। अब 16 और 5 19 में अभी चुनाव हुए हैं, तो ये कौन सी हो गई, 17। तो यहाँ से याद रख ले, 4 से 14 याद रख लेंगे 2004 में, तो 4 से 14 याद रह जाएगा। तो 4 में 14वीं लोकसभा के चुनाव संपन्न हुए। फिर 5 जोड़ देंगे, फिर 9 में 15वीं आ गई, फिर 9 और 5 14 में 16वीं आ गई, 14 15 16। फिर 19 में फिर दोबारा नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बन गए, लगातार दूसरी बार हैं। तो 16 के बाद में 17, ऐसे याद रख सकते हैं आप। देखो इसने डॉक्टर मनमोहन सिंह ने 22 मई को शपथ ली, दोनों बार ही 22 मई को,
2004 में जब वो प्रधानमंत्री बने 22 मई को शपथ लिया, और फिर 2009 में भी 22 मई को मोदी जी बने तो 26 मई को शपथ लिया, 26 मई 2014 को, और फिर 19 में लिया 30 मई को। तो ये आप 30 मई भी लिख सकते हैं, 30 मई भी लिख सकते हैं। 30 तारीख को शपथ ली गई थी, 30 मई 2019 से अब से लगातार, अब ये चला ना, अब 2019 से 5-24 तक चलेगा अगर भंग नहीं होती है तो, ठीक है, तो ये याद रख लेंगे। अगली हेडिंग डालिए, चौथा, लोकसभा के पदाधिकारी गठन पढ़े ना में, तो लोकसभा के पदाधिकारी, लोकसभा के पदाधिकारी क्या लिखेंगे, पदाधिकारी। फिर कोष्टक में लिखेंगे आगे अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष, अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष। तो ये अगले राज्यसभा में पॉइंटों से हम 4 आएंगे, थ्योरी बदल जाएगी, थ्योरी बदल जाएगी। तो देखो, लोकसभा का चुनाव होने के बाद, जैसे अभी हमने पढ़े 543 हैं, उन सीटों पर चुनाव हुआ, तो इनमें देखो पिछली बार 282, अब की बार 303 सीटें हैं लगभग, या 303 सीटें। तो उनमें देखो, तो जो 303 जो चुन के गए, तो उनमें एनडीए कितने थे, बीजेपी के जो एनडीए उसका गठबंधन है, एनडीए राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन, पूरा नाम एनडीए, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। तो इसमें देखो बीजेपी उनके जो दल हैं, तो उनमें से क्या करते हैं, बीजेपी की सरकार है ना केंद्र में, तो वो अपने में से एक को जो जीत के गए, उनमें से एक को तो क्या बना देंगे अध्यक्ष, अपने में से जो जीत के गए ना 303, उनमें से, या उसके 2 घटक दल उनको भी मिला लेते हैं, तो वो ज़्यादा हो जाएंगे, क्योंकि उनको साथ लेके चलना पड़ता है, वो गठबंधन में शामिल है इसलिए। तो एक अध्यक्ष हो गया और एक उपाध्यक्ष हो गया, समझ गए। तो इनका चुनाव किन में से होता है, इन सदस्यों में से जो चुनाव जीत कर जाते हैं। उदाहरण के लिए क्लास होती है, तो कक्षा में हम मॉनिटर बना देते हैं, फर्स्ट मॉनिटर और सेकंड मॉनिटर बनाते हैं। तो बाहर से थोड़ा, जैसे 6वीं क्लास है तो 6वीं का ही बनेगा, 7वीं क्लास का है तो 7वीं क्लास के जो स्टूडेंट है उनमें से एक को मॉनिटर बना देंगे हम, या 2 भी बना देंगे, फर्स्ट मॉनिटर और सेकंड मॉनिटर। उसी तरह लोकसभा में जो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष हैं, तो जो चुनाव जीत के जाएंगे, तो इसको हम सांसद, हम पहले बोल चुके हैं, इनको सांसद कहते हैं। तो चुनाव जीत के जिस पार्टी का जीता वो दूसरे को थोड़ी बनाएगा, या तो खुद की पार्टी, या जो एनडीए में उसके गठबंधन में शामिल है उनको भी बना दे। तो एक को अध्यक्ष बना दिया और एक को उपाध्यक्ष बना दिया, तो इसको लोकसभा अध्यक्ष कह दो, या स्पीकर बोल दो, इसको डिप्टी स्पीकर बोल सकते हैं हम। लोकसभा अध्यक्ष को हम स्पीकर भी बोल सकते हैं। तो इसमें लिखें आप आगे, ये जरूर लिखें अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। लोकसभा के 2 पदाधिकारी हैं, लोकसभा के 2 पदाधिकारी हैं, एक अध्यक्ष एवं दूसरा उपाध्यक्ष, एक अध्यक्ष एवं दूसरा उपाध्यक्ष। तो अध्यक्ष इसके नीचे लाइन खींचेंगे ताकि आपको ध्यान रहे, एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष। दूसरी लाइन से लिखें, जिनका चुनाव, शुरू से लिखेंगे जिनका चुनाव, किनका, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का, जिनका चुनाव लोकसभा स्वयं अपने में से ही करती है, स्वयं अपने में से नहीं, अपने सदस्यों में से, तो अपने में से ही करती है, अपने में से ही करती है। अब देखो, तो लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष जो निर्वाचित होकर जाते हैं उनमें से हो गया। अब देखो, एक लाइन शुरू से लिखेंगे आप, लिखें लोकसभा का अध्यक्ष, लोकसभा का, हम लोकसभा पढ़े ना, लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्याग पत्र, लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्याग पत्र, यानी इस्तीफा जिसको बोलते हैं, उसी को छोड़ना, त्याग पत्र उपाध्यक्ष को देता है, उपाध्यक्ष को देता है। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र, यानी वो समय से पहले हटना चाहे
तो अपना त्याग पत्र किसको देगा, उपाध्यक्ष को देता है। तथा फिर दूसरी लाइन शुरू से लिखेंगे, तथा उपाध्यक्ष अपना त्याग पत्र अध्यक्ष को देता है। उल्टा हुआ है ना, तथा उपाध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसको देता है, अध्यक्ष को देता है। तो ये प्रश्न भी याद रखना आपको। लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसको देता है, तो कोई ज़्यादा राष्ट्रपति कर दिया तो गलत हो गया, कोई प्रधानमंत्री भी कर देता है, तो इसको रटना नहीं है, समझना है कि जो अध्यक्ष है लोकसभा का वो अपना त्याग पत्र ना तो प्रधानमंत्री को देता है ना राष्ट्रपति को देता है, किसको देता है, उपाध्यक्ष को। किसको देता है, उपाध्यक्ष को। और उपाध्यक्ष किसको देता है, अध्यक्ष को। समझ गए, अध्यक्ष पूछे तो उपाध्यक्ष को, और उपाध्यक्ष किसको देता है, अध्यक्ष को। क्या, त्याग पत्र, इस्तीफा, मतलब वो उस जिम्मेदारी से हटना चाहिए, अपने पद को छोड़ना चाहिए, कहने का मतलब। तो अध्यक्ष छोड़ता है तो उपाध्यक्ष को देता है, और उपाध्यक्ष छोड़ता है तो अध्यक्ष को देता है। आगे देखो, अगले लाइन से लिखें, इसके अलावा त्याग पत्र के अलावा, इसके अलावा अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष को, अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष को। अब देखो यहाँ समझो, ये तो मर्जी की बात थी, मान लो अध्यक्ष हटना चाहिए तो उपाध्यक्ष को त्याग पत्र दे दे, और उपाध्यक्ष इसको दे सकते हैं। लेकिन मान लो मर्जी से न हटे पर इनको हटाना चाहते हैं, मान लो जो अन्य सदस्य, जैसे क्लास में मॉनिटर को हटा रहे हैं मान लो उदाहरण के लिए, तो मन से हटे तो वो हट जाएंगे। कैसे, मॉनिटर दूसरे मॉनिटर को अपना त्याग पत्र दे देगा, भाई मैं काम नहीं करना, दूसरे को बना दे, आप समझ रहे हो। लेकिन वो मर्जी से न हटे, और जो क्लास के जैसे हटाना चाहिए उसी प्रकार जो अन्य सदस्य हैं लोकसभा के वो उनको हटाना चाहिए, तो कैसे हटाएंगे देखो। तो इसके अलावा अध्यक्ष उपाध्यक्ष को, अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष को पद से हटाने के लिए लोकसभा के सदस्य द्वारा, जो बाकी और सदस्य है ना, आधे से एक अधिक जितने भी हैं, आधे से एक अधिक और उसमें उससे ज़्यादा कितने भी हो सकते हैं, तो सदस्यों द्वारा बहुमत पारित करें 14 दिन पूर्व। अब ये दिन याद रखेंगे, 14 दिन पूर्व सूचित करके उन्हें पद से हटाया जा सकता है। तो 14 दिन की चलाएं खींचेंगे, ये बार बार ये 14 दिन आएंगे, आगे भी हम पढ़ेंगे तो उनमें भी 14 दिन याद रखना आपको। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष मन से हटना चाहिए, अध्यक्ष उपाध्यक्ष तो सीधा प्रश्न पूछे किसको देगा त्याग पत्र। अगर सदस्य हटाना चाहिए तो क्या करेंगे, उनको बहुमत से हटाएंगे। किसे, बहुमत से हटा देंगे, और हटाने से पहले 14 दिन पहले उनको सूचना देनी पड़ेगी, भी आपको इस कारण से हटा रहे हैं, ये रीजन है जो भी है ना। तो उनको ये अचानक नहीं एक दिन में हटा दिया, 14 दिन पहले याद रखेंगे। कितना दिन पहले, 14 दिन पहले। अगर अध्यक्ष को हटा रहे हैं तो अध्यक्ष को सूचना देंगे, उपाध्यक्ष को हटा रहे हैं तो 14 दिन पहले उनको सूचना देंगे। अब देखो, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की बात आई है, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की बात आई है, तो बात के पहले जैसे हम लोकसभा गठन पढ़ लिया था हमने अप्रैल 1952 में। अब शुरू से लिखेंगे कि भारत में पहला अध्यक्ष कौन था और उपाध्यक्ष कौन था। तो लिखे, भारत में लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष, प्रथम एक लाइन खींच लेंगे, प्रथम अध्यक्ष कौन थे, जीवी मावलंकर। पूरा नाम लिखना चाहे तो जी का गणेश, अभी मैंने लिखाया था, इसको पहले भी लिख सकते हैं, बीच में ये लिखा, इसको उल्टा भी लिख सकते हैं, गणेश वासुदेव मावलंकर।
मावलंकर। तो इनका कार्यकाल भी लिख सकते हैं आप 1952 से लेकर 1956 तक। ठीक है, थे। अगली लाइन में लिखेंगे एवं प्रथम उपाध्यक्ष, एवं प्रथम उपाध्यक्ष। प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? उपाध्यक्ष अनंत शयनम, अनंत शयनम अयंगर, अनंत शयनम अयंगर थे। तो भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष यानी लोकसभा स्पीकर कौन थे? जीवी मावलंकर। ठीक है, यानी पूरा नाम जी का गणेश, वी का वासुदेव और मावलंकर। तो 1952 से 1956 तक इनका कार्यकाल था। और प्रथम उपाध्यक्ष कौन? अनंत शयनम अयंगर, अनंत शयनम अयंगर उपाध्यक्ष थे ये। ठीक है, वर्तमान में कौन है यहाँ अध्यक्ष? श्री ओम बिरला। अब एक लाइन छोड़ देंगे, आप बाद में उसको बाद में हम कवर कर लेंगे। तो एक लाइन छोड़ दे तो ये आपका लोकसभा का कार्यकाल कंप्लीट हो गया। अब पढ़ेंगे हम राज्यसभा का कार्यकाल। किसका? राज्यसभा का गठन। ये कंप्लीट हो गया। गठन पढ़े थे हम, हमारी हेडिंग क्या थी? लोकसभा का गठन, जिसमें हमने सदस्य संख्या पढ़ लिया और जो कार्यकाल था वो पढ़ लिया हमने, पदाधिकारी पढ़ लिए और उनका निर्वाचन पढ़ लिया। अब वही 4 सेम पॉइंट इसमें आ जाएंगे। किसमें? राज्यसभा में। किसमें? राज्यसभा में। तो एक या 2 लाइन छोड़ के लिख लिया अभी। राज्यसभा का गठन, राज्यसभा का गठन वो लोकसभा का था, ये राज्यसभा का। जैसे हमने संसद के 2 सदन पढ़े था ना, दिखाया था ना आपको, संसद के 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। तो लोकसभा पढ़ लिया, अब कौन सा पढ़ेंगे? राज्यसभा का गठन। गठन कौन सा? वही सदस्य संख्या। तो इसमें आप पहले लिख ले, गठन लिख लिया ना, इसमें लिखिए राज्यसभा को संसद का द्वितीय सदन, द्वितीय लिखते ना, दी छोटा दी में वह ना, द्वितीय बड़ा, द्वितीय सदन। फिर कोमा लगाएंगे ऊपरी सदन, द्वितीय सदन, ऊपरी सदन। फिर कोमा उच्च सदन, जैसे उसको निम्न बोला था ना, उच्च सदन, द्वितीय सदन, ऊपरी सदन, उच्च सदन। फिर कोमा लगाएंगे स्थायी सदन। वो कौन सा था? स्थायी बताया मैंने। स्थायी सदन यानी परमानेंट, ये कभी भंग नहीं होता, ये याद रखना है। स्थायी सदन एवं राज्यों का सदन, एवं राज्यों का सदन कहा जाता है, एवं राज्यों का सदन कहा जाता है। तो ये निम्न था, तो ये कौन सा हो जाएगा? ऊपरी सदन। ठीक है, स्थायी है, ये स्थायी सदन है, द्वितीय सदन है, ऊपरी सदन, द्वितीय सदन, स्थायी सदन, यानी परमानेंट। ये याद रखना, ये निम्न था, ये स्थायी और ये राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है। तो ये कौन सा हो गया? राज्यों का सदन, राज्यों का सदन। राज्यसभा ना, ये राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है, तो राज्यों का सदन। तो किस राज्यों का सदन किसे कहते हैं? राज्यसभा को। किसको कहते हैं? संसद का कौन सा सदन स्थायी सदन है? राज्यसभा। अस्थायी पूछे मतलब जो परमानेंट नहीं है, कभी भी उसको 5 साल से पहले भंग किया जा सकता है, तो कौन सा आ जाएगा? लोकसभा। कौन सा आ जाएगा? लोकसभा। अब देखो अगली लाइन से लिखे राज्यसभा का गठन, राज्यसभा का गठन अनुच्छेद 80 के तहत किया गया है।
80 के तहत किया गया है। अब देखो हमने पढ़ा भी था गुणी 80 संसद, फिर लोकसभा मैंने लिखा था इधर, देखो इधर गुणी 80, फिर मैंने बताया इधर से आएंगे 80 अनुच्छेद ये 80 क्या है अनुच्छेद ये, और इधर 81। तो लोकसभा का गठन कौन से अनुच्छेद अन्य आर्टिकल में किया गया है, तो 81 बता देंगे। राज्यसभा का पूछे तो 80 बता देंगे, और संसद का शब्द संसद का पूछे तो 79 बता देंगे। तो गुणी 80, 80 और 81 ऐसे याद रखेंगे क्रम वाइज, है ना। लिखते हैं पहले लोकसभा फिर राज्यसभा, तो ये याद थोड़ा दिमाग में रखेंगे। गुणी 80 दिखाया होगा ना आपको, गुणी 80, 80 और 81, तो ये संसद हो गई। फिर राज्यसभा इस साइड लिखा दीजिए 80, और लोकसभा पूछे तो 81। अब गठन में वही पॉइंट आ जाएंगे, सदस्य संख्या, सदस्यों का निर्वाचन, कार्यकाल और पदाधिकारी। इन पॉइंटों को हम एक साथ भी लिख सकते हैं, एक एक भी लिख सकते हैं, कैसे भी कर सकते हैं। जैसे नंबर 1 एक जगह भी लिख लो, तो बार बार सदस्य संख्या, उसमें वो पॉइंट वही आएगा, थ्योरी बदल जाएगी। दूसरा लिख ले, एक लाइन में छोटा ये लिख सकते हैं, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन। तीसरा लिखेंगे राज्यसभा का कार्यकाल, पूरा लिखेंगे आप, राज्यसभा का कार्यकाल। फिर वही चौथा, उसमें हमने क्या पढ़े थे, पदाधिकारी किसके, लोकसभा के पदाधिकारी। इसमें पढ़ेंगे हम राज्यसभा के पदाधिकारी, राज्यसभा के पदाधिकारी। ये 4 पॉइंट हो गया। अब इसका वर्णन करेंगे। उसमें तो यही था, लोकसभा का गठन पूछे चाहे राज्यसभा का, पॉइंट ये 4 ही लिखना है आपको, सदस्य संख्या, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन, फिर राज्यसभा का कार्यकाल और राज्यसभा के पदाधिकारी। अब उसमें हमने अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पढ़ा था, इसमें क्या पढ़ेंगे हम, सभापति और उपसभापति। उस नाम ये वहाँ अध्यक्ष बोलते हैं या सभापति बोलते हैं। जो भारत का उपराष्ट्रपति होता है वो राज्यसभा का हमेशा सभापति होता है। जो उपसभापति होता है वो सदस्यों में से होता है। उनमें तो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पढ़े थे हमने, दोनों ही क्या होते हैं, लोकसभा के सदस्यों में से उनका चुनाव किया जाता है, उसको चुना जाता है। लेकिन यहाँ आपको ध्यान रखना है कि राज्यसभा का अध्यक्ष होता है, मतलब जिसको हम अध्यक्ष यहाँ सभापति बोलते हैं, अध्यक्ष को है वही पद, नाम पद नाम अलग है सभापति। तो ये सभापति उन सदस्यों में से नहीं चुना जाता, राज्यसभा के सदस्य नहीं, हमेशा भारत का उपराष्ट्रपति। तो ये प्रश्न को मानने के लिए पूछ लेते हैं, राज्यसभा का सभापति या अध्यक्ष भी दे दे तो एक ही बात है। अध्यक्ष या सभापति कौन होता है, तो भारत का उपराष्ट्रपति। और उपाध्यक्ष कौन होता है, वो अपने में से ही सदस्य, राज्यसभा सदस्य में चुना जाता है। लोकसभा में दोनों ही सदस्यों में से चुने जाते हैं, लेकिन यहाँ पर राज्यसभा में जो सभापति वो हमेशा फिक्स होता है। कौन है, भारत का उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति नहीं, भारत का उपराष्ट्रपति। ठीक है, तो पहला लिखिए, ये 4 पॉइंट लिखने के बाद नंबर 1 लगा के लिखिए सदस्य संख्या। किसकी सदस्य संख्या पढ़ते हैं हम, राज्यसभा की। ठीक है, तो इसमें लिखें आप, संविधान के अनुसार राज्यसभा के सदस्यों की, संविधान के अनुसार राज्यसभा के सदस्यों की संख्या 250 हो सकती है, 250 हो सकती है। यानी अधिकतम संख्या कितनी थी उसमें, 552 पढ़ी थी हमने। लोकसभा में कितनी पढ़ी थी, 552 हो सकती है। हो सकती है कितनी, 545, 2 मनोनीत सही। अब इसमें 250 हो सकती है ऐसा लिखेंगे। ठीक है, तो अब इसके टुकड़े करें तो कितने हो जाएंगे, 238 + 12 बराबर 250। अब देखो इसके टुकड़े किए थे हमने लास्ट में, तो ये 2 अलग ही हो गए। कौन से याद रखेंगे, आंग्ल भारतीय समुदाय से। ऊपर के 2 है ना, ये आंग्ल भारतीय समुदाय में चले गए, बाकी हमने पढ़ लिए थे। ठीक है, जैसे 530, 20 और 2 हो गए ना 52, थे कितने, 545 थे, 2 निकाल दिए थे हमने, निकाले थे ना, कि कौन से, मनोनीत। उसी तरह 238 तो कहाँ से, राज्यों से आ गए,
238 तो राज्यों से और जो केंद्र शासित प्रदेश है उनमें से आ जाएंगे, जैसे दिल्ली और पुडुचेरी है, इन दो में से ही जाते हैं। जैसे 29 राज्य हो गए, राज्य 29 हो गए, 7 केंद्र शासित हो गए ना, तो इनमें से 238 चुनकर कहाँ जाएंगे, राज्यसभा में। ठीक है, अभी 12 क्या है, मनोनीत। अब ये प्रश्न खूब पूछते हैं, ये मनोनीत कौन करता है, राष्ट्रपति। लोकसभा में मनोनीत कितने हैं, 2, तो मनोनीत कौन करता है, हमेशा भारत का राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री मिले राष्ट्रपति। लोकसभा के सदस्य हो चाहे राज्यसभा के सदस्य, मनोनीत सदस्य की बात कर रहा हूँ, कौन करता है मनोनीत, राष्ट्रपति करता है। लोकसभा में कितने सदस्य, 2, कितने, 2, और राज्यसभा में 12, तो 238 और 12 कितने हो गए, 250 हो गए ना, ऐसे बताया गया। हो सकते हैं लेकिन इससे कम हो सकते हैं, ज़्यादा नहीं हो सकते। तो 238 कैसे टुकड़े कर देंगे हम, है ना, तो इसमें लिखेंगे आगे। तो ये मैंने बता दिया आपको 238 किस प्रकार से हो सकते हैं, 238 प्लस 12, तो आप नीचे याद रखने के लिए लिख सकते हैं 250 हो सकते हैं। फिर अगली लाइन में लिख सकते हैं 238 सदस्य राज्यों से निर्वाचित, 238 राज्यों से निर्वाचित और 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। ठीक है, तो कितने हो जाएंगे, 250 हो जाएंगे ना। अब आगे देखो, वर्तमान में, अगली लाइन से, यानी 8%, वर्तमान में राज्यसभा की कुल सदस्य संख्या, वर्तमान में राज्यसभा की कुल सदस्य संख्या 250 तो हो सकती है, लेकिन कितनी है, 245 हैं। कितनी है, 245 है, 245 हैं। कितनी है, 245 हैं। हो सकती तो कितनी है, 250 हो सकती है, लेकिन है कितनी, 245। अब देखो इनमें से, किनमें से, तो 245 के नीचे लाइन खींचेंगे, वर्तमान के नीचे लाइन खींच लेंगे। इनमें से मतलब है 245 में से, इनमें से 229 सदस्य, 229 सदस्य राज्यों से, विभिन्न राज्य से, विभिन्न राज्यों से 229 सदस्य विभिन्न राज्यों से, 229 सदस्य विभिन्न राज्यों से एवं 4 सदस्य केंद्र शासित प्रदेशों से, केंद्र शासित मतलब संघ शासित, 4 सदस्य केंद्र शासित प्रदेशों से निर्वाचित होते हैं, निर्वाचित होते हैं। होते हैं जबकि 12 सदस्य, जबकि 12 सदस्य, तो इनके नीचे लाइन खींच लेंगे, इनके टुकड़े करें हम, उनके तो घंटा है, 238 प्लस 12, तो 229 सदस्य राज्यों से, 4 सदस्य संघ शासित या केंद्र प्रदेश राज्यों से, जबकि 12 सदस्य, तो इसके नीचे लाइन खींचेंगे, 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। फिर अगली लाइन से लिखें, अब 2 कौन से, जैसे उसमें पढ़ा था हमने, 2 सदस्य कौन से, आंग्ल भारतीय समुदाय से। अब यहाँ मूल्य 12 सदस्य मनोनीत करें, तो 12 कौन से, तो इनमें लिखें अगली लाइन से, मनोनीत सदस्य, जो 12 है ना, मनोनीत 12 सदस्य, तो मनोनीत सदस्य ऐसे व्यक्ति होते हैं, मनोनीत सदस्य तो कितने हैं, 12 ही तो है ना, तो ऐसे व्यक्ति होते हैं जो कला कोमा लगाएंगे, अलग अलग शब्द हैं, कला, विज्ञान,
साहित्य, कला विज्ञान, साहित्य, समाज सेवा एवं खेल आदि में विशेष ज्ञान या अनुभव रखते हो, आदि में विशेष ज्ञान या अनुभव रखते हो। तो देखो इसमें 4 योग है, 12 योग है, 9 और 4 13, 2 15, 1 4 और 2 का 2 245। तो देखो 250 पढ़े हमने, हो सकते हैं 250 में 230 हमने टुकड़े कर लिए, 38 12, तो 12 तो मनोनीत निकाल देंगे। अब यहाँ 229 सदस्य हैं वर्तमान में, तो 229 में तो 12 निकाल देंगे और 4 ही निकाल देंगे। राज्यों से तो कितने राज्य? 2, एक तो राज्य होता है, एक केंद्र शासित, 2 शब्द होते हैं ना, केंद्र शासित 2 शब्द हैं। तो राज्यों से तो कितने? 229 और यहाँ से कितने? 4, तो कितने हो गए? 33 हो गए, 233। फिर 33 में 12 और कौन से मनोनीत? 33 और 12 34, 35 10 45 सदस्य हो गए ना पूरे। इस प्रकार से उनका क्या हो गया ये सदस्य संख्या। अगली लाइन में लिखें, अगली लाइन से राज्यसभा में राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों, राज्य जैसे 29 राज्यों, 7 क्या है केंद्र शासित प्रदेश है ना, तो उनमें तो राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों को स्थानों का आवंटन संविधान की चौथी अनुसूची में, संविधान की चौथी अनुसूची में, संविधान की राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों उसमें सीटों का आवंटन संविधान की चौथी अनुसूची में, अनुसूची कितनी है? 12। तो यहाँ इसको विशेष में याद रखेंगे आप, डबल लाइन खींच लें। चौथी अनुसूची में, कौन सी अनुसूची? चौथी में जनसंख्या के आधार पर इसका क्या किया गया? आवंटन किया गया है। तो इसमें लिखें आप, चौथी अनुसूची के द्वारा जनसंख्या के आधार पर किया गया है, आवंटन पर लिखाई दिया था। चौथी अनुसूची के द्वारा जनसंख्या के आधार पर किया गया है। किसके आधार पर? जनसंख्या के आधार पर। तो यहाँ भी लाइन खींचेंगे, जनसंख्या के आधार पर किया गया है। तो यह प्रश्न आपसे 1 नंबर का प्रश्न पूछा जा सकता है। एक ये कि राज्यसभा की सीटों का आवंटन यानी उनका बंटवारा आधार तो चाहे लोकसभा का पूछे चाहे राज्यसभा का, जनसंख्या आएगा, यानी क्षेत्रफल के आधार पर नहीं है, जनसंख्या के आधार पर। जो हमने पहले पिछले पार्ट में हमने पढ़ा था ना कि राज्यसभा में संघीय प्रणाली उसकी विशेषता पर द्वितीय संघात्मक सिस्टम में, तो भारत में राज्यसभा का जो सदस्यों का आवंटन वो क्या है? प्रतिनिधित्व असमान है, पढ़ा था ना। क्यों? क्योंकि भारत में जनसंख्या को आधार बनाया गया है। इस कारण से एक प्रश्न ये बनता है कि राज्यसभा में जो सीटों का आवंटन या सीटों का बंटवारा है वो कौन सी अनुसूची में किया गया है? तो ये याद रखेंगे, चौथी अनुसूची में। टोटल अनुसूची कितनी है? 12। कितनी है? 12। तो राज्यसभा की सीटों का या स्थान, सीट को स्थान भी बोल सकते हैं, का आवंटन कौन सी अनुसूची में किया गया है? चौथी अनुसूची में। तो इसको विशेष याद रखेंगे आप, ठीक है। फिर अगली लाइन में लिखें, राज्यसभा के लिए, अगली लाइन से, राज्यसभा के लिए राजस्थान से निर्वाचित सदस्य संख्या 10 है। राजस्थान से राज्यसभा के लिए निर्वाचित सदस्य संख्या 10 है। तो राजस्थान के नीचे और 10 के नीचे लाइन खींच लेंगे। लोकसभा में तो कितनी है? 25, और राज्यसभा में कितनी? 10 सीटें। तो यह प्रश्न भी बहुत बार पूछ सकते हैं, पूछा भी गया है कि लोकसभा में जो सदस्य संख्या है
राजस्थान की पूछे तो लोकसभा में राजस्थान के कितने सदस्य निर्वाचित होते जाते हैं, या कितनी सदस्य संख्या है लोकसभा में 25 और राज्यसभा में कितनी है 10, किसकी, राजस्थान की। 25 10 टोटल कितनी हो गई 35। जबकि राज्यसभा के लिए उत्तर प्रदेश राज्य से निर्वाचित सदस्य संख्या 31 है। निर्वाचित सदस्य संख्या 31 है, तो उत्तर प्रदेश के नीचे लाइन खींच लेंगे, संख्या के नीचे 31 है, सदस्य संख्या 31 है, जो भारत में सर्वाधिक है, ये प्रश्न भी याद रखना है। क्यों? अब देखो, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है भारत का, राजस्थान। तो क्षेत्रफल के हिसाब से होता तो राजस्थान में 10 ही थोड़ी होता, ज़्यादा होता ना। लेकिन सबसे ज़्यादा जनसंख्या लोकसभा में भी उत्तर प्रदेश की है। लोकसभा में 80 सदस्य चुनकर जाते हैं उत्तर प्रदेश से, और राज्यसभा में कितने जाते हैं, 31 जाते हैं। तो ये दोनों ही ज़्यादा है। लोकसभा में राजस्थान में 25 ही है, इसमें 80 है सबसे ज़्यादा, और राज्यसभा में 31, और राजस्थान में कितने हैं 10 ही हैं, 25 10। तो यहाँ 31 क्यों है? तो ये भी मैंने बताया, इनका आधार क्या है, जनसंख्या। क्या है? जनसंख्या। तो भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, उत्तर प्रदेश। करीब पहले जनसंख्या समय 19 करोड़ के लगभग थी, अब 21 करोड़ के लगभग जनसंख्या हो गई उत्तर प्रदेश की। तो भारत में सबसे ज़्यादा जनसंख्या किसकी है, यूपी की, यानी उत्तर प्रदेश की है। इस कारण से वहाँ लोकसभा की सीटें भी सबसे ज़्यादा है, जो कितनी है 80, और राज्यसभा की कितनी है 31। दोनों अधिक है। क्यों? क्योंकि वहाँ भारत में सीटों का आवंटन किसके आधार पर किया गया है, जनसंख्या, चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो। अगली लाइन में लिखेंगे आप, राज्यसभा के लिए ये विशेष याद रखना है कि राज्य से नहीं, केंद्र शासित प्रदेश जो 7 हैं उनमें से कौन से राज्यों से राज्यसभा में सदस्य भेजे जाते हैं, बाकी में नहीं भेजे जाते हैं। तो राज्यसभा के लिए गोवा, मणिपुर, गोवा ये कौन सा है राज्य है, ये केंद्र शासित नहीं है ना। गोवा, मणिपुर व मेघालय राज्य से, गोवा, मेघालय व मणिपुर राज्य से एक सदस्य, मतलब सब में तीनों में से एक सदस्य निर्वाचित किए जाते हैं राज्यसभा के लिए। गोवा, मेघालय और मणिपुर राज्य से एक सदस्य, केवल एक सदस्य है। तो राज्य ही ना उत्तर प्रदेश की तरह पूर्ण राज्य है, गोवा भी राज्य है, मेघालय भारत का राज्य है ना, केंद्र शासित थोड़ी है, 29 राज्यों में से ही तो है ना। लेकिन वहां केवल एक सदस्य ही निर्वाचित किए जाते हैं। अब देखो, ये तो हो गया राज्य का सबसे कम में एक। अब जो केंद्र शासित प्रदेश कितनी है, टोटल 7, तो इनमें से 4 सदस्य जाते हैं। तो कौन से है वो इसमें लिखे आप। संघ शासित राज्यों में या केंद्र शासित एक ही बात है। संघ शासित राज्यों में केवल, अभी याद रखेंगे, यानी मात्र केवल दिल्ली एवं, दोनों के नाम याद रखने, पुडुचेरी, जिसको हम पहले पांडिचेरी की, उसका नाम क्या हो गया पुडुचेरी, दिल्ली में दो बार लिखेंगे ना, एक बार आधा, पुडुचेरी, दोनों की नीचे लाइन खींचेंगे। केवल दिल्ली व पुडुचेरी को ही राज्यसभा में राज्यसभा में प्रतिनिधित्व प्राप्त है। दिल्ली व पुडुचेरी को ही राज्यसभा में प्रतिनिधित्व प्राप्त है। अब ये 7 थ्योरी बिल्कुल सरल है। थ्योरी के साथ साथ जो क्वेश्चन बन रहे हैं वो भी आप याद करते जाएंगे। अभी बताया मैंने, गोवा, मेघालय और मणिपुर में एक सदस्य राज्यसभा में भेजा जाता है, जबकि जो केंद्र शासित प्रदेश 7 है उनमें से केवल 2 ही ऐसे हैं, दिल्ली और पुडुचेरी,
जो राज्यसभा में उनके सदस्य चुनकर जाते हैं, बाकी 5 में नहीं जाते। ऐसी व्यवस्था की गई थी। पूछ सकते हैं उन 2 केंद्र शासित राज्यों के नाम बताइए जिनसे राज्यसभा में सदस्य निर्वाचित होकर जाते हैं। तो वो आपको याद रखना, केंद्र शासित 7 में से केवल दिल्ली और पुडुचेरी को ही जाते हैं। तो आज हमने ये सदस्य संख्या पढ़ी। तो बाकी जो बच गए 3 पॉइंट और हैं। राज्यसभा का जो निर्वाचन है, पॉइंट सब में सेम है, ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।